Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minute study series, we are going to discuss the topic annual accounts and balance sheets. So इसमें हम सबसे पहले देते हैं कि जो भी बैंक्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, दे मस्ट पब्लिश देयर क्वार्टरली रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू सेबीज प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। तो जो सेबी ने फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया है उसके अकॉर्डिंगली अनऑडिटेड उन्हें अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश करने पड़ते हैं। बैलेंस शीट और जो पीएल अकाउंट बनते हैं उनके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली फॉर्म्स सेट आउट इन थर्ड शेड्यूल टू द बीआर एक्ट। तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंगली बनेंगे। जो थर्ड शेड्यूल ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली उन्हें बनाना पड़ेगा। ये जो फॉर्म है, जिस फॉर्म में बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट बनते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें अमेंड कर सकती है 3 मंथ का नोटिस देके ऑफिशियल गजट के अंदर। ठीक है, सो ये जो उन्हें पब्लिश करना है, दिस मस्ट बी डन एट द एंड ऑफ ईच कैलेंडर ईयर और द एक्सपायरेशन ऑफ अ 12 month पीरियड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइंग एनी अदर डेट। ठीक है, तो ये जो किया जाता है, पब्लिश किया जाता है कैलेंडर ईयर खत्म होने पे या जो 12 मंथ का पीरियड असाइन है उसके खत्म होने पे पब्लिश किया जाता है, सेंड किए जाते हैं रिजल्ट्स। इंडियन बैंक्स को जो है अपने पूरे बिजनेस का बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, जो भी रिजल्ट्स हैं वो पब्लिश करने रहते हैं। जो फॉरेन बैंक्स हैं उनका जो बिजनेस इंडिया में है, इंडियन जो ब्रांचेस का जो बिजनेस है, उनके रिजल्ट्स उनको पब्लिश करने पड़ते हैं। बैंक्स को आरबीआई के डायरेक्शंस फॉलो करने हैं, इनकम रिकॉग्निशन वाले, एसेट क्वालिफिकेशन क्लासिफिकेशन वाले, प्रोविजनिंग वाले, वो सारे जो आरबीआई के डायरेक्शंस हैं वो फॉलो करने हैं। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट और जो पीएनएल अकाउंट इंडियन बैंक्स के होते हैं वो साइन होने चाहिए बाय द मैनेजर और प्रिंसिपल ऑफिसर या फिर एंड 3 डायरेक्टर्स। तो प्रिंसिपल ऑफिसर और 3 डायरेक्टर्स या फिर मैनेजर एंड 3 डायरेक्टर्स उन्हें साइन करेंगे। अब फॉरेन बैंक्स में कौन साइन करेगा? मैनेजर्स और द एजेंट ऑफ इट्स प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया। जो उनका इंडिया में प्रिंसिपल ऑफिसर है उसका जो मैनेजर या एजेंट है वो इन सारी स्टेटमेंट्स को साइन करेगा। और प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट टेक प्रेसिडेंस ओवर कंपनीज एक्ट। तो बैंक्स पे बीआर एक्ट भी लगता है, कंपनीज एक्ट भी लग रहा है, तो दोनों अगर क्लैश करते हैं ना तो बैंकिंग कंपनीज के केस में बीआर एक्ट ऊपर माना जाएगा। ठीक है, और जो एजीएम होती है, एनुअल जर्नल मीटिंग होती है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रेजेंट किया जाता है रिलेटेड टू द ईयर प्रीसीडिंग द मीटिंग। ठीक है, तो 2025 अप्रैल में जो मीटिंग हो रही है अगर एजीएम की, तो 2024-25 का जो पिछला वाला फाइनेंशियल ईयर है उसका जो पीएनएल अकाउंट है वो एजीएम में प्रेजेंट किया जाएगा। और सेबी का जो लिस्टिंग अग्रीमेंट है वो ये रिक्वायर करता है कि जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं, बैंक्स भी अब लिस्टेड तो होते ही हैं काफी सारे, वो बोलता है कि आप अपने अनऑडिटेड क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिश करो। तो बैंकिंग कंपनीज को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी मानना पड़ रहा है, कंपनीज एक्ट भी मानना पड़ रहा है। ठीक है, फिर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट मस्ट बी पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग वेयर द कंपनी हैज इट्स प्रिंसिपल ऑफिस विद इन 6 मंथ्स। तो 6 महीने में जिस एरिया में कंपनी है वहां के न्यूज़पेपर में आपको बैलेंस शीट और अकाउंट्स पब्लिश करने पड़ेंगे। 3 कॉपीज बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट की सबमिट होती है आरबीआई को फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 3 महीने के अंदर अंदर, और 3 कॉपीज अकाउंट्स, बैलेंस शीट और ऑडिटर रिपोर्ट की रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी जानी चाहिए है। और जो फॉरेन बैंक्स इंडिया में काम करते हैं वो अपनी आखिरी जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उन्हें डिस्प्ले करनी पड़ती है अपने प्रिंसिपल ऑफिस में बाय द फर्स्ट मंडे इन अगस्त ईच ईयर। तो अगस्त का जो पहला मंडे है तब तक उन्हें अपनी जो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अपने ऑफिस में डिस्प्ले करनी पड़ेगी। फिर बात करते हैं ऑडिट एंड ऑडिटर्स की। तो बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट जो है वो ऑडिट करेगा क्वालिफाइड ऑडिटर। ठीक है, जब भी कोई ऑडिटर को अपॉइंट करना है, बैंक ने रीअपॉइंट करना है, रिमूव करना है, आरबीआई का प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा। अब ऑडिटर की पावर क्या है, फंक्शन क्या है, ड्यूटीज क्या है, ये कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है। तो वो ऑडिट रिपोर्ट तो बनाता ही है, एडिशनली और क्या उसको ऑडिट रिपोर्ट में डालना है बैंकिंग कंपनीज में कि द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन आर सेटिस्फैक्ट्री, कि जो भी है इंफॉर्मेशन वो सेटिस्फैक्ट्री है, कंपनी ने जो भी ट्रांजेक्शन करी है, बैंकिंग कंपनी ने, वो उनकी पावर्स के अकॉर्डिंगली करी है, ब्रांचेस के जो रिटर्न्स आए हैं वो सफिशिएंट ऑडिट करने के लिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर रहा है, और जो भी कोई ऑडिटर को मैटर लगता है ना कि शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए, वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ऐड करेगा। अब जो ऑडिटर है वो सिर्फ प्रमोटर्स का इंटरेस्ट नहीं प्रोटेक्ट कर रहा है, उसकी पब्लिक, डिपॉजिटर, स्टेक होल्डर्स, सबके प्रति उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बैंक के पास जो पैसा है वो पब्लिक का पैसा है।
तो आरबीआई ने 2018 में इन्फोर्समेंट एक्शन फ्रेमवर्क लेके आए, ये एश्योर करने के लिए कि जो बैंक के ऑडिट हो रहे हैं वो अच्छे से हो रहे हैं और कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो अगर मान लो किसी ऑडिटर ने रिपोर्ट साइन कर दी कि सब कुछ बढ़िया है, साउंड है, सब कुछ है, बाद में बैंक इंसॉल्वेंट हो गया, तो ऑडिटर भी जिम्मेदार होगा बीच में। फिर आरबीआई के पास अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये पावर है कि वो स्पेशल ऑडिट करवा सकते हैं बैंकिंग कंपनी का, अगर उनको लगता है कि पब्लिक के लिए जरूरी है, बैंक के लिए जरूरी है या डिपॉजिटर के इंटरेस्ट के लिए जरूरी है, स्पेशल ऑडिट करवाया जा सकता है। कितने टाइम का करवाना है, कौन सी ट्रांजेक्शन का करवाना है, आरबीआई बताएगा, खर्चा बैंक को उठाना पड़ेगा। ठीक है। फिर आरबीआई जो भी फाइंडिंग्स निकलेगी वो आरबीआई को रिपोर्ट होगी और उसकी कॉपी बैंक को भी दे दी जाएगी। ठीक है। फिर है सबमिशन ऑफ रिटर्न्स। आरबीआई को कुछ ने बोला हुआ है कि आप हमें रिटर्न्स फाइल करोगे। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट वेरियस रिटर्न्स टू आरबीआई एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड एज पर द आरबीआई एक्ट। उनको रिटर्न फाइल करनी, जैसे हम लोग आमतौर पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, वैसे बैंक्स को कुछ रिटर्न्स आरबीआई को फाइल करने पड़ते हैं, यानी कि कुछ स्टेटमेंट्स भेजनी पड़ती हैं, जिसमें से रिटर्न ऑन लिक्विड एसेट्स, एक मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा जिसमें लिक्विड एसेट्स की डिटेल होगी। तो मंथ खत्म हुआ, उसके 20 दिन के अंदर अंदर एक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी है आरबीआई को, आपके एसेट्स के पर्टिकुलर, आपकी डिमांड और टाइम लायबिलिटी। ठीक है। एज एट द क्लोज ऑफ द बिजनेस ऑफ ईच ऑल्टरनेट फ्राइडे, ये आपको सबमिट करनी है। किस फॉर्मेट में करनी है, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दिया गया है। फिर मंथली रिटर्न्स और कौन से हैं, आरबीआई को फाइल करना है डिस्प्लेइंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंडिया एट द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ द प्रीवियस मंथ। ठीक है। तो एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं इंडिया में एट द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ द प्रीवियस मंथ, ये भी सबमिट करना है। ठीक है। सबमिटेड बिफोर द क्लोज ऑफ द मंथ सक्सीडिंग टू विच इट रिलेट्स, तो ये भी आपको सबमिट करना है। फिर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, ये सबमिट करने हैं पीरियड खत्म होने के 3 महीने के अंदर अंदर। साल खत्म हो 3 महीने में आरबीआई को अकाउंट्स और बैलेंस शीट जमा करवा दो। आरबीआई अगर चाहे तो एक्सटेंशन भी इस पीरियड में दे सकता है। फिर रिटर्न फाइल करना होता है ऑफ एसेट्स इन इंडिया, एक क्वार्टरली रिटर्न ऑफ एसेट्स इन इंडिया। बैंक की इंडिया में क्या एसेट्स हैं, सिर्फ एसेट्स। इसमें क्या था पिछली वाली में, मंथली रिटर्न में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इसमें था लिक्विड एसेट्स। इसमें क्या है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो इंडिया में है वो भी सबमिट करनी पड़ती है 1 महीने के अंदर अंदर। क्वार्टर खत्म हुआ, क्वार्टर खत्म होने के 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हारी जो भी एसेट्स है इंडिया में वो बताओ आरबीआई को। फिर रिटर्न ऑन अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, एक एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है कि तुम्हारे अनक्लेम्ड डिपॉजिट कौन से हैं। 10 साल हो गए कोई ऑपरेट नहीं करने आया, तो बताओ कैलेंडर ईयर खत्म होने के 30 डेज के अंदर अंदर, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको आरबीआई को बताना है कि आपके अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स कौन से हैं। वो फिर कहाँ चले जाएंगे, डेफ में, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में। ठीक है। फिर जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं उनको कैश रिजर्व का रिटर्न फाइल करना पड़ता है। देखो नॉर्मली जो बैंक्स होते हैं ना वो अपना सीआरआर वगैरह कहाँ पे मेंटेन करते हैं, आरबीआई के पास करते हैं। लेकिन जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स है ना वो आरबीआई के पास नहीं करते हैं, लेकिन उनको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। वो अपना मंथली रिटर्न फाइल करेंगे आरबीआई को अपने कैश रिजर्व का। ठीक है। महीना खत्म हुआ, अगले महीने की 12वीं तारीख आने तक उन्हें बता देना है आरबीआई को कि उनका कैश रिजर्व कितना है। ठीक है। शोइंग अमाउंट्स हेल्ड ऑन ऑल्टरनेट फ्राइडे, के हर ऑल्टरनेट फ्राइडे तुमने कितना कैश रिजर्व मेंटेन करके रखा हुआ था हमें बताओ। तो महीने में 4 फ्राइडे, तो चारों फ्राइडेज का तुम बताओ, ऑल्टरनेट फ्राइडेज का एक एक फ्राइडे छोड़ के तुम बताओ कि तुमने कितना कैश रिजर्व मेंटेन करके रखा था। फिर आरबीआई के पास पावर है कि वो पेनल्टी लगा सकते हैं डिफॉल्टिंग बैंक पे अगर वो सीआरआर नहीं मेंटेन करता। अगर कोई बैंक सीआरआर नहीं मेंटेन करता इवन फॉर अ सिंगल डे, तो उनपे पेनल्टी लगाई जा सकती है, कितनी, 3% अबव बैंक रेट। तो अगर बैंक रेट 4% चल रहा है तो +3%, यानी कि 7% की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अगर कोई बार बार डिफॉल्ट करता है तो 5% तक बढ़ाया जा सकता है कि बैंक रेट 4% है +5% की 9% की पेनल्टी, बैंक रेट +3%, बाद में बैंक रेट +5% की पेनल्टी लगाई जा सकती है। ठीक है। सो दीज आर द अकाउंट्स विच आर टू बी सबमिटेड टू आरबीआई, या जो भी पब्लिश करने पड़ते हैं अकाउंट्स। सो बिफोर कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा कैप का मास्टर कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस हैं, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, सब कुछ अवेलेबल है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट जो है उस पर जाके चेक कर सकते हैं।
edutab.co.in पे। क्वेश्चन देखते हैं, which of the following statements about annual accounts, balance sheets and audit provisions for banks are correct? Banks listed on stock exchanges must publish their quarterly financial results in the prescribed format to SEBI. SEBI को quarterly results क्या publish करने होते हैं, देने पड़ते हैं मतलब बैंक को। Foreign banks in India are required to display their last audited balance sheet and profit and loss account in their principal office by the first Monday in August each year. अब आपको पता है कि ये आसान स्टेटमेंट है, ये सही है कि अगस्त के पहले मंडे तक ये आपको डिस्प्ले करना ही करना होता है। आपको पता है कि ये सही है। जहां पे टू नहीं आ रहा उस ऑप्शन को तो हटा दो ना, उस ऑप्शन को हटा दो। Auditors of bank require prior approval from RBI for appointment, reappointment and appoint removal. आपको पता ही है भी कि ये सही है। आरबीआई ने बोला है कि किसी को अपॉइंट करना है, हटाना है, मुझसे पूछो, तो थर्ड सही है। ठीक है, जहां पे थर्ड नहीं है उसको भी हटा दो। ठीक है, तो आपको पता है कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो 2, 3, 5 तो सही ही है। ये आपको पता है, बिना पढ़े आपको पता है कि फोर्थ गलत है, फिफ्थ सही है। इंडियन बैंक मस्ट सबमिट 3 कॉपीज ऑफ देयर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू रजिस्ट्रार विद इन 6 मंथ्स। विद इन 6 मंथ्स नहीं, विद इन 3 मंथ्स देना होता है रजिस्ट्रार को कॉपीज। 3 मंथ्स के अंदर देनी है, 6 महीने तो बहुत समय हो गया, तो चौथा गलत है। आरबीआई कैन ऑर्डर अ स्पेशल ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनी, कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है आपके पास, D1235। ठीक है, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।